Assalamu alaikum dear students and welcome back to Learn Daily Physics. Learn Daily Physics के तमाम व्यूवर्स को खुशामदीद। आज जो हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रॉनिक्स का, जिसमें है ऑसिलेटर्स। आज हम पढ़ेंगे कि ऑसिलेटर्स क्या होता है, उसका इंट्रोडक्शन और टैंक सर्किट जो इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है ऑसिलेटर का, उसको पढ़ेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बताता चलूँ कि ऑसिलेटर क्या है। व्हाट इज़ एन ऑसिलेटर? तो ऑसिलेटर वो डिवाइस होती है कि जो आपको एसी सोर्स से, एसी करंट सोर्स से डीसी करंट देती है, एसी करंट से डीसी करंट देती है। इसको समझने के लिए आप ये चीज़ ले लें। आपके पास आपने रेक्टिफायर पढ़ा होगा। रेक्टिफायर क्या करता था कि रेक्टिफायर को आप यूं साइनोसाइडल वेव दिया करते थे। जब आप उसको यूं साइनोसाइडल वेव देते थे तो वो आपको डीसी एक वेव फॉर्म देता था। डीसी वेव फॉर्म इस तरह की एक स्ट्रेट लाइन दे दिया करता था। तो वो क्या था? रेक्टिफायर था। अब रेक्टिफायर के ऑपोजिट में आपके पास क्या चीज़ होती है? आपके पास होता है ऑसिलेटर। ऑसिलेटर को आप क्या देते हैं? एक डीसी दे देते हैं करंट, या आपने डीसी करंट दे दिया, वो आपको आगे आउटपुट के अंदर क्या देता है? एसी करंट। इस तरह का एसी करंट दे देता है आपको। तो अब ये करंट देता किस तरह है, इसको हम समझेंगे अभी इसी लेक्चर के अंदर। और ऑसिलेटर की आपको समझ आ गई होगी कि ऑसिलेटर क्या होता है। ऑसिलेटर को और ज़्यादा अच्छे से समझने के लिए आप हर घर में आजकल यूपीएस इस्तेमाल हो रहा है। तो अब यूपीएस के अंदर क्या होता है, वो आपको आपने डीसी बैटरी लगाई होती है 12 वोल्ट की। हर एक को पता है कि बैटरी आपकी क्या होती है? डीसी सोर्स होती है। तो वो जो बैटरी डीसी है, वो आपको जो यूपीएस है उसका काम ये होता है कि वो उस डीसी को एसी में कन्वर्ट करता है, और उस एसी को वो फिर बढ़ा के आपको 220 वोल्ट दे देता है। तो होता क्या है कि उसके पहले एक ऑसिलेटर लगा होता है, फिर वो ऑसिलेटर से क्या होता है? एक स्टेप अप ट्रांसफार्मर होता है उसके अंदर। तो वो स्टेप अप ट्रांसफार्मर क्या करता है कि वो जो पहले डीसी 12 वोल्ट था, ऑसिलेटर ने क्या किया कि उस डीसी 12 वोल्ट को एसी 12 वोल्ट के अंदर क्या किया? कन्वर्ट कर दिया। कि वो जो एक सीधी लाइन थी उसको ऐसे साइनोसाइडल वेव की फॉर्म के अंदर ऑसिलेटर ने क्या किया? कन्वर्ट कर दिया। अब वो जो एसी सोर्स आपके पास, वो जो साइनोसाइडल वेव या वो एसी करंट जो आपके पास आ गया है, वो जब स्टेप अप ट्रांसफार्मर के अंदर से आता है तो नंबर ऑफ टर्न्स, सेकेंडरी जो कॉइल है उसमें नंबर ऑफ टर्न ज़्यादा होने की वजह से क्या होता है कि वो आपके पास वोल्टेज इनहेंस हो जाता है, बढ़ जाता है, वोल्टेज इंक्रीज कर जाता है। तो आप 12 वोल्ट से आउटपुट के अंदर कितना? 220 वोल्ट ले लेते हैं। तो ये ऑसिलेटर का काम क्या आ गया? यूपीएस के अंदर, आपके जो रोज़मर्रा का यूपीएस है। फिर आप इसको रेडियो के अंदर इस्तेमाल करते हैं कि बहुत से रेडियो होते हैं वो बैटरीज के ऊपर चलते हैं। आपके बैटरी एलसी सर्किट, उसके अंदर भी ये टैंक सर्किट लगा होता है, एलसी सर्किट लगा होता है, रेजोनेंस सर्किट जिसको आप कहते हैं। कि वो एलसी सर्किट से आप फ्रीक्वेंसी एडजस्ट कर रहे होते हैं। वहाँ पे वो एलसी सर्किट क्या करता है? फ्रीक्वेंसीज जनरेट कर रहा होता है। जब वो रेडियो के अंदर फ्रीक्वेंसी मैच कर जाती है, आप क्या क्या रहे होते हैं कि आप यहाँ से इंडक्टेंस की वो ऊपर से लूप छेड़े होते हैं। तो आपकी वो अंदर से छेड़खानी किसके साथ हो रही होती है? इस एलसी सर्किट के साथ। कि आपकी ये जो कैपेसिटेंस होती है, एक वेरिएबल कैपेसिटर, फॉर एग्जांपल आप समझ लें कि आपके पास वो जो आप लॉब घुमा रहे हैं उसकी, जो ऊपर से बटन सा आप घुमा रहे हैं, तो वो बटन आप समझें कि आपके पास ये वेरिएबल कैपेसिटर है। ये वेरिएबल कैपेसिटर की वजह से ये कैपेसिटेंस चेंज होती है। इस कैपेसिटेंस चेंज होने की वजह से ये पूरे एलसी सर्किट, ये जो टैंक सर्किट है, इसकी एक रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी 1/2 पाई अंडर रूट एल सी वो चेंज हो जाती है।
जब आप वो फ्रीक्वेंसी को चेंज करते हैं, उस फ्रीक्वेंसी के चेंज के नतीजे में आपको डिफरेंट डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज मिलती हैं। जब आप बाई की फ्रीक्वेंसी के साथ रेजोनेंस हो जाती है उन फ्रीक्वेंसी की, तो आपको वो चैनल सुनाई देने लग जाता है। तो ये ऑसिलेटर का फ़ायदा आपको मैंने पहले बता दिया है कि ये यूपीएस और एफएम के अंदर इस्तेमाल होता है। ये पहले इस वजह से बताया ताकि आपको टॉपिक बोरिंग ना लगे, आपको ये समझ आ जाए कि ये टॉपिक हमने करना क्यों है और ये इसका फ़ायदा ऑसिलेटर्स का क्या क्या है। तो अब चलते हैं इसके मेन कंपोनेंट के लिए। आपको पता चल गया होगा कि ये कितना टैंक सर्किट या ये एलसी सर्किट, टैंक सर्किट और एलसी सर्किट दोनों सेम है। तो अब ये समझ गए होंगे कि ये टैंक सर्किट और एलसी सर्किट कितना हमारे पास ज़रूरी है। तो अब वो कहता है कि टैंक सर्किट होता क्या है। अ टैंक सर्किट इज ऑल्सो नोन एज इंडक्टर कैपेसिटर सर्किट। एक टैंक सर्किट को हम इंडक्टर कैपेसिटर सर्किट भी कहते हैं। एल इज इंडक्टर। ये जो कॉइल है एक इंडक्टर को रिप्रेजेंट कर रही है और ये सी कैपेसिटर को रिप्रेजेंट कर रहा है। वी कैन से दैट इट इज़ अ डिवाइस। सिंपली हम इसको कह सकते हैं कि ये एक डिवाइस है दैट यूजेस मैग्नेटिक रेजोनेंस टू स्टोर एन इलेक्ट्रिक चार्ज और प्रोड्यूस एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्रीक्वेंसी। ये हम पढ़ेंगे कि ये किस तरह इलेक्ट्रिक चार्ज को स्टोर करता है और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्रीक्वेंसी को जनरेट करता है। ये डिवाइस हमारे पास किस तरह इलेक्ट्रिक चार्ज को स्टोर करने के लिए इस्तेमाल होती है और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्रीक्वेंसी को किस तरह जनरेट करने के लिए इस्तेमाल होती है, ये हम इसका जवाब हम हाउ टैंक सर्किट इज यूज्ड इन एन ऑसिलेटर इस्तेमाल करेंगे। इन एन ऑसिलेटर, यहाँ पे इन एन ऑसिलेटर है। तो चलते हैं इसकी तरफ कि अब ये एलसी सर्किट हमें ऑसिलेशन किस तरह देता है। एक डीसी आपने सोर्स दिया, वहाँ से ये एसी किस तरह जनरेट करता है। तो लेट सपोज आप कह लेते हैं कि आपने बैटरी के साथ किया एक कैपेसिटर को चार्ज कर दिया, एक कैपेसिटर को चार्ज कर दिया। अब होता क्या है, जब आपने इस कैपेसिटर को चार्ज किया, इस कैपेसिटर के साथ लगी हुई है ये इंडक्टर। इस इंडक्टर ने क्या करना है, इस कैपेसिटर ने करना है, अब ये कैपेसिटर बैटरी की वजह से क्या हो चुका है, एक्सटर्नल सोर्स की वजह से क्या हो सका है, एक्सटर्नल डीसी सोर्स की वजह से ये हो चुका है चार्ज। जब ये हो गया चार्ज, इसने अब करना है डिस्चार्ज। ये डिस्चार्ज किस तरह करेगा, ये डिस्चार्ज जब होगा तो ये कर देगा ये डिस्चार्ज होगा। कन्वेंशनल करंट की जब हम बात करते हैं तो पॉजिटिव से करंट चलेगा यूं नेगेटिव तक, तो ये क्या करेगा कि ये यहाँ से यहाँ तक चल के इसको क्या करेगा, चार्ज कर देगा। इसको किस तरह चार्ज करेगा कि जब आपको पता है एम्पेयर्स लॉ आपको क्या कहता है, व्हेन अ करंट फ्लोज, जब एक करंट फ्लो करता है किसी लूप के अंदर से, तो वो क्या करता है, उसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड जनरेट कर देता है। B इज इक्वल टू, बस अभी लाइट का थोड़ा सा इशू हो गया, पर चलें फिर भी नज़र आ रहा है। तो अब हमने करना क्या है कि इसकी वजह से मैंने आपको बताया कि जब करंट ने फ्लो किया तो यहाँ पे एक मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जनरेट हो जाएंगी इस इंडक्टर के गिर्द। अब उस मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की वजह से क्या होगा कि आपके पास जो एनर्जी स्टोर्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड होती है वो क्या आती है, E इज इक्वल टू हाफ LI²। ये फार्मूला होता है किसके लिए, एनर्जी स्टोर्ड इन मैग्नेटिक फील्ड। तो होता क्या है कि ये मैग्नेटिक फील्ड की वजह से करंट क्या है, अपनी एक सैचुरेशन लेवल तक चला जाता है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस मैक्सिमम हो जाती हैं। जहाँ पे आपके पास ये क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस मैक्सिमम हो जाती हैं, उससे ऊपर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नहीं बढ़ सकती, जिसकी वजह से करंट सैचुरेट हो जाता है कि उससे ऊपर करंट इसके अंदर, इंडक्टर के अंदर उससे ज़्यादा करंट नहीं जा सकता। तो ये आप कह लेते हैं कि ये क्या है, करंट का यहाँ पे है सैचुरेशन लेवल, कि जब कैपेसिटर ने क्या किया, इंडक्टर को चार्ज किया। अब कैपेसिटर क्या हो गया, खुद डिस्चार्ज हो गया और इसने इंडक्टर को क्या कर दिया, चार्ज कर दिया। इसको टैंक सर्किट इस वजह से भी कहते हैं कि जिस तरह टैंक, आपके पास पानी का टैंक होता है तो उसके अंदर आप क्या करते हैं,
पानी स्टोर करते हैं, इसके अंदर क्या होता है, स्टोर एन इलेक्ट्रिक चार्ज स्टोर हो जाता है कि वो कभी कैपेसिटर से इंडक्टर में जाता है, कभी इंडक्टर से कैपेसिटर में जाता है, कैपेसिटर से इंडक्टर, इंडक्टर से कैपेसिटर, तो वो बीच में आपस में ऑसिलेट करता रहता है, इधर उधर जाता रहता है, डायरेक्शन बार बार चेंज करता रहता है, लेकिन वो रहता क्या है, उसी सर्किट के अंदर है। तो ये तो हमारे पास क्या हो गई, फर्स्ट केस हो गया हमारे पास कि कैपेसिटर जब चार्ज था, कैपेसिटर क्या हुआ, डिस्चार्ज हो गया। अब हमारे पास नेक्स्ट केस क्या है कि अब इंडक्टर हमारे पास चार्ज है, कैपेसिटर डिस्चार्ज है, तो अब इंडक्टर क्या करेगा, इंडक्टर हमें, हमारा जो ये इंडक्टर है ये करेगा कैपेसिटर को चार्ज। तो पहले जो कैपेसिटर से पॉजिटिव टर्मिनल से डायरेक्शन इधर को थी ना, अब इसकी डायरेक्शन रिवर्स हो जाएगी। क्यों, क्योंकि पहले कैपेसिटर इंडक्टर को चार्ज कर रहा था, अब इंडक्टर कैपेसिटर को चार्ज कर रहा है। ये आपके पास, ये अगर देखें आप अपनी स्क्रीन के ऊपर, तो आपको ये जो एनिमेशन नज़र आ रही है, इस एनिमेशन के अंदर आप देखें जो जो चार्ज होता जाता है वो वज़नी होता जाता है, फिर वो डिस्चार्ज होता है, दूसरा वज़नी हो जाता है। इसी तरह कि जैसे सी सॉ झूले पे आप बैठे होते हैं ना, कभी छोटे होते आप वो झूले पे बैठे हों, वो कभी ऐसे ऊपर को जाता है, फिर नीचे को, फिर ऊपर को, फिर नीचे को, तो वो क्या ऑसिलेट करता है। इसी तरह करंट क्या कर रहा है, अब सर्किट के गिर ऑसिलेट कर रहा है। पहले कैपेसिटर चार्ज था, उसने इंडक्टर को चार्ज किया, खुद डिस्चार्ज हो गया। अब इंडक्टर चार्ज है, वो क्या करेगा, कैपेसिटर को चार्ज करेगा और अपनी डायरेक्शन क्या कर लेगा, इन्वर्ट कर लेगा। कि पहले अब यहाँ से जब करंट यहाँ से यहाँ को जाएगा तो ये पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जा रहा है क्योंकि कन्वेंशनल करंट है, और यहाँ से यहाँ पे आ रहा है तो ये पॉजिटिव टर्मिनल यहाँ पे आ जाएगा। तो ये क्या किया इसने, इंडक्टर ने कैपेसिटर को चार्ज कर दिया। अब हमारे पास क्या है कि यहाँ पे पहले यहाँ तक सैचुरेट हुआ, अब वो क्या हो गया, फिर से ज़ीरो पे आ गई। कॉइल यहाँ से चली और यहाँ से चली, यहाँ पे ज़ीरो पे आ गई, यहाँ से चल के ये इधर ज़ीरो पे आ गई। अब आप देखें तो आपके पास ये केस नंबर 1 है और ये केस नंबर 3 है। 1 और 3 के अंदर डायरेक्शन ऑपोजिट है कि पहले यहाँ पे पॉजिटिव था, अब यहाँ पे क्या आ गया है, नेगेटिव आ गया है। तो अब इस पॉजिटिव ये नीचे से मूव कर रहा है, तो हमारे पास ये जो डायरेक्शन इन्वर्ट होने की वजह से फर्स्ट केस के, इसने क्या करना है, यहाँ से नीचे मूव करना है। जब ये यहाँ से नीचे को मूव करेगा तो हमारे पास कैपेसिटर पहले चार्ज था, फिर इंडक्टर को इसने चार्ज किया, बस डायरेक्शन ऑपोजिट है, तो यहाँ से यहाँ तक फिर ये सैचुरेट कर जाएगा। जब ये सैचुरेट करेगा तो फिर से ये क्या करेगा, इंडक्टर चार्ज हो गया, कैपेसिटर डिस्चार्ज हो गया, फिर से इसने क्या करना है, यहाँ से पोलैरिटी बदला के फिर से कैपेसिटर को क्या कर देना है, चार्ज कर देना है, और खुद ये यहाँ से चल के इस वाले पॉइंट से चल के ये कहाँ आ जाएगा, इस पॉइंट के ऊपर। तो आपका क्या हुआ, आपने एक डीसी फॉर्म दिया और उसने पहले यहाँ पे गया, फिर यहाँ पे गया, फिर यहाँ पे गया, फिर यहाँ पे गया, तो ये पॉइंट आपका 360 समझ लें, 360 की रोटेशन के बाद फिर समझ लें यहाँ पे आ गया। तो ये साइकिल बार बार रिपीट होता रहेगा और ये इस तरह आपके पास साइनोसाइडल वेव बनती जाएगी। ये वाली साइनोसाइडल वेव आपके पास बार बार बनती जाएगी। तो अब आपको समझ में आ गया कि टैंक सर्किट के साथ किस तरह हम ऑसिलेशन जनरेट करते हैं और ऑसिलेटर के अंदर ये हमारे पास किस तरह इस्तेमाल होता है। तो आज का लेक्चर यहीं तक था। फिर ये जो हमारा टैंक सर्किट है, हम इसको डिफरेंट कन्फिगरेशंस के साथ डिफरेंट टाइप ऑफ ऑसिलेटर्स के अंदर इस्तेमाल करते हैं। तो वो हम नेक्स्ट लेक्चर्स में देखेंगे कि हम किस तरह डिफरेंट कन्फिगरेशंस में इसको डिफरेंट टाइप्स में इस्तेमाल करते हैं।